गाइस, वेलकम टू योर अपना चैनल बायोवेदा। हम लोग जो डाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। डाइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कि हम लोग पाचन तंत्र भी बोलते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल जो है उसमें माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। डाइजेशन जो होता है, पाचन, वो माउथ, मुंह से शुरू होता है। ये मैकेनिकल और केमिकल दो तरह का होता है। मैकेनिकल में टीथ और टंग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टीथ भी परमानेंट और टेम्पररी टीथ होते हैं। केमिकल में हम लोग सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे और सलाइवा में जो एंजाइम्स है वो सब। फिर हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा था। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर का लेंथ में होता है। उसमें 4 टेस्ट बड्स होते हैं, बिटर, सावर, सॉल्ट और स्वीट के लिए। फिर सलाइवा का कंपोजिशन हम लोगों ने देखा था। अब हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कनाल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कनाल, जिसको कि हिंदी में आहार नली बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल अप्रॉक्स लेंथ में 33 फीट और 9 मीटर का होता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कनाल कैसे स्टार्ट होता है से माउथ, इसोफेगस और ये हो गया स्टमक। माउथ से कनाल को स्टार्ट होता है। माउथ, उसके बाद ये जो है वो इसोफेगस हो गया। इसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये हो गया हमारे स्टमक, जिसको कि हिंदी में अमाशय भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। अब जो फूड हम लोग यहाँ से खाए माउथ से, अब जो फूड हम लोग यहाँ से लिए वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से, और ये इसोफेगस के थ्रू आते आते स्टमक पहुंच जाएगा। तो ये जो रास्ता है, ये इसोफेगस में जब फूड यहाँ आता है तो एक मूवमेंट से आगे बढ़ता है, एक मूवमेंट से आगे बढ़ता है। उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस क्या है, पेरिस्टालसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ इसोफेगस है। क्या है, मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। उसी को हम पेरिस्टालसिस या हिंदी में इसको, ये क्वेश्चन में पेरिस्टालसिस लिखा हुआ आ सकता है, पेरिस्टालसिस, या फिर इसको ग्रामा कुंचन भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब फूड यहाँ आता है, जब फूड इस फूड पाइप में आता है, तो ये फूड पाइप है, यहाँ क्या होता है कि ये फूड यहाँ आया तो ये पोर्शन जो है वो दबेगा, तो ये फूड ऐसे नीचे पुश होगा, ठीक है। जब यहाँ आएगा फिर यहाँ से दबेगा, फिर ऐसे नीचे पुश होगा, तो ये जो दबते जाता है तो नीचे फूड पुश होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट को पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब जो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड है, ये तो हुआ कि कैसे फूड आगे बढ़ता है, तो इसोफेगस में जो हुआ वो गया हमारा पेरिस्टालसिस। अब एक होता है टर्म डिग्लूटेशन। क्या है, डिग्लूटेशन, ठीक है। डिग्लूटेशन क्या है, तो ये प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ फूड का, वो जो फूड मूव कर रहा है उस फूड के मूवमेंट को डिग्लूटेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, ये फूड के मूवमेंट को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फूड। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा था, एक तो था कि हमारी इसोफेगस दब रहा है, तो जैसे कोई चीज है ना, तो यहाँ से दब रही है, ये यहाँ से कोई फूड आया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से ये ऊपर दबा तो ये आया, फिर अब ये दबेगा तो फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो ये जो फूड मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिग्लूटेशन, और ये जो इसोफेगस मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब यहाँ से ये फूड जो है वो स्टमक में आ जाएगा, डिग्लूटेशन से फूड जो है स्टमक में आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, डिग्लूटेशन या फिर निगरण, ये दोनों वर्ड बोल सकते हैं। यहीं से फूड जो है डिग्लूटेशन डिग्लूटेशन के बाद फूड जो है स्टमक में आ जाता है, यहाँ से फूड जो है वो अब स्टमक में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टमक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टमक। स्टमक जो है इसको हिंदी में हम लोग अमाशय बोलते हैं, अमाशय, हिंदी में इसको अमाशय बोलते हैं। ये स्टमक जो है इसमें फूड यानी खाना जो है वो 4 घंटे के लिए यहाँ स्टोर होता है। फूड कितनी देर के लिए स्टोर होता है, तो 4 घंटे के लिए। चार घंटे के लिए खाना यहाँ स्टोर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है इसीलिए इसको वेयर हाउस भी बोला जाता है, वेयर हाउस। वेयर हाउस इसको बोला जाता है स्टमक को, क्योंकि क्या फूड जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये स्टमक था। अब हम लोग ये जो स्टमक है इसको अगर हम लोग बीच से ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारे स्टमक था ऐसे, इसको हम लोग समझो कि यहाँ से बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक पोर्शन जो है ऐसे वो यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। तो एक पोर्शन जब हम लोग इसको कट करेंगे तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे बाहर में पहले होती है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सबसे बाहर होती हैं, ठीक है। ये म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और न्यूट्रल बना के रखती है स्टमक का, मतलब जैसे कि इसमें एसिड होता है ना, एसिड बराबर का पीएच, तो इससे ये स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके नीचे जो है यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे जो होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद आया हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिका जो है, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक अंदर वाला लेयर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स का हम लोगों ने क्या काम सुना था कि वो एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्या काम होता है, एंजाइम रिलीज करना। ठीक है, ये कौन से जूस रिलीज करते हैं, तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसी को हम लोग जठररस बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है जठररस, इसमें दो एंजाइम होते हैं, पहला है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पहला हो गया हमारा पेप्सिन और दूसरा हो गया रेनिन। ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और अब देखते हैं हम लोग ये रेनिन। ये रेनिन क्या होता है कि ये बच्चों में प्रोटीन, जैसे इसका मेन काम तो ये प्रोटीन का डाइजेशन में ये हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा बच्चों में ये क्या करता है, चिल्ड्रन जो मिल्क में कैसिनोजेन एंजाइम है उसको ये तोड़कर केसीन में बनाता है। ठीक है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है, यहाँ भी कट करना है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसिनोजेन, उसको ये कन्वर्ट कर देता है केसीन में, ताकि अब ये डाइजेस्ट हो जाए। केसिनोजेन क्या है, ये एक तरह का मिल्क प्रोटीन है। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैसिनोजेन, उसको ये तोड़ता है और केसीन में कन्वर्ट कर देता है। एक और हम यहाँ देखें ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो एचसीएल रिलीज करती हैं, जिसका पीएच अप्रॉक्स 1.5 से 2.5 होता है। ये एसिडिक होता है, एसिडिक, और हिंदी में इसको अम्ल बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस था, ये गैस्ट्रिक जूस वो मतलब एक दिन में हम लोग बोले तो 2 लीटर निकलता है, पूरे दिन में 2 लीटर पर डे। ये तो था स्टमक को कट करने पर हम लोग को क्या क्या दिखा और उसके बारे में। अब हम देखेंगे फूड को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो फूड आया उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, फूड को कहाँ क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। और अगर फूड जो है वो एसिड के साथ मिक्स है स्टमक में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम। टाइम, ठीक है। फूड जो है, जो खाना अगर लाल के साथ मिला हुआ है तो उसको बोलस बोलेंगे। ठीक है, बोलस। और खाना अगर अम्ल के साथ मिला हुआ है इसको बोलेंगे अम्लानन। अम्लानन। तो ये था हमारा स्टमक के बारे में। ठीक है, स्टमक में जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक सेल से इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अगला ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन से। जिस एलिमेंट के नाम अगर हम बात करें तो माउथ हम लोग देख लिए थे, इसोफेगस, फूड पाइप देखे हम लोग, उसमें पैसे ऐसे डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम लोग स्टमक देखें, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा यहाँ से फूड पाइप आ रहा था, यहाँ से स्टमक हुआ, अब ये जो घूम के हुआ ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें सबसे पहला बात इसका लेंथ जो होता है वो अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसी यहीं पे फाइनल डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनल डाइजेशन होता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में अंतिम पाचन। अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसको हिंदी में अवशोषण भी बोल रहे थे। तो ये मैक्सिमम कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लग के क्या ऑर्गन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा। ठीक है, अब हम लोग जैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो ये सरफेस है ये मतलब एक तो 7.5 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे एडजस्ट कैसे हुआ, तो ये आपस में पूरा ऐसे 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 जो है वो सिकुड़ा होता है, पूरा ही आपस में सिकुड़ा होता है। ठीक है, जैसे इसका अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का हम सरफेस देखें, उसकी सतह को अगर हम देखते हैं तो ये अगर इसका सरफेस है तो इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, इसमें उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, ये विलाई क्या करते हैं, इनका क्या काम है, तो ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका हम बोल सकते हैं कि सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग एक बात कर रहे थे कि अंतिम पाचन मतलब फाइनल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो फाइनल डाइजेशन है इसमें दो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो पहला हम लोग यहाँ सुन लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये हेल्प कर रहा था, दूसरा जो होता है वो लीवर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गन हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीवर। ठीक है, लीवर जो है उसको वो जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो होता है उसको हिंदी में हम लोग यकृत बोलते हैं, यकृत। लीवर में जो होता है वहां से बाइल जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है जिसको कि पित्तरस बोलते हैं। एक तो लीवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्तरस। लीवर को यकृत से पित्तरस निकलता है। और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है।
पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय रस। ये दोनों जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जैसे ये लीवर से जो बाइल जूस निकला और पैनक्रियाज से जो पैनक्रिएटिक जूस निकला, हमारी डायग्राम हुआ, ठीक है, ऐसे इसको समझने के लिए बताते हैं। यहाँ पे हमारा जो लीवर था, ठीक है, और यहाँ पे जो पैनक्रियाज था, तो पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस और लीवर से बाइल जूस दोनों यहाँ आते हैं नीचे, दोनों यहाँ आते हैं और ये फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बाइल जूस और ये पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और यहाँ पे फाइनल डाइजेशन हेल्प करते हैं। ये बाइल जूस जो होता है वो कैसे मतलब कैसे काम करता है, अगर हम इसको देखें तो जो फैट या फिर जो लिपिड्स होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इसको ये जो है फैट या फिर लिपिड्स जो होते हैं इनको हिंदी में हम लोग लिपिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग वसा बोलते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है, इस पे बाइल जूस जब एक्ट करता है तो ये जो फिब्रिनोजेन टाइप ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, इनको तोड़ देता है, इनको इनका इमल्सिफिकेशन कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है जब बाइल जूस जब इफेक्ट एक्ट करता है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वसा का वैसीकरण, वैसीकरण, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, यहाँ से डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने बोला कि लीवर से बाइल जूस निकलता था, ठीक है, बाइल जूस जो है वो निकलता था, तो लीवर में स्टोर नहीं होता है, बाइल जूस लीवर से निकलता तो है, ये लीवर से निकलता तो है लेकिन स्टोर नहीं होता है वहाँ पे, तो ये स्टोर कहाँ होगा, ये स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर जिसको हिंदी में पित्ताशय भी बोलते हैं। अब ये बाइल जूस है, इसमें क्या क्या कंटेन होता है, बाइल जूस क्या क्या कंटेन करता है, तो पहला है बिलिरुबिन, दूसरा है बिलिवर्डिन। ये तो था हमारा लीवर, लीवर से जो एंजाइम निकल रहा था बाइल, बाइल जूस के बारे में हम लोग देखें, लीवर से बाइल जूस निकलता है, स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन जिसको कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन इससे पहले हाँ एक और चीज कि लीवर जो है वो यूरिया बनाता है, कैसे यूरिया बनाता है, जैसे मैंने बोला कि लीवर जो है वो यूरिया बनाता है, लीवर फॉर्म्स यूरिया, कैसे यूरिया बनाता है, जो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में तो कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब होता है, ठीक है, तो इसका जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है और फिर अमोनिया से यूरिया, ये लीवर में ये प्रोसेस जो है होता है, प्रोटीन से अमोनिया, प्रोटीन में जो नाइट्रोजन था उससे अमोनिया और अमोनिया से यूरिया बनता है हमारे लीवर में, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा लीवर में। ये जो प्रोसेस है प्रोटीन से यूरिया बनने का, इस प्रोसेस को प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। क्यों, क्योंकि ये ऑर्निथिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया में। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होता है, तो हमारा लीवर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ऑर्गन हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, इस पे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको हम लोग हिंदी में बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका अगर हम सरफेस देखें, कहाँ से था, ये स्टमक हो गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे रन करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाता है, ठीक है। इसको बढ़िया बोलते हैं और इसका अगर हम सरफेस ले, तो इस सरफेस में एक इधर अपेंडिक्स निकला हुआ होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो है वो सीकम वाला जो पार्ट है, इसको सीकम हो गया ये, जिसको कि अनांत बोलते हैं, यहीं पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। अब यही जो अपेंडिक्स है ये तो सबके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। अब यही जैसे अगर ये बड़ा हो गया, कोई पार्टिकल इसमें फंस गया या फिर जो है यहाँ से डाइजेशन होने में अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं या फिर कोई जो है वो यहाँ पे फंस गया, तो उससे ये स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग होने के बाद ये बहुत ज्यादा पेन करता है। तो ये जो स्वेलिंग हुआ और जब पेन करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्यों, आइटिस तो लग गया इन्फ्लेमेशन के लिए, ये जब स्वेलिंग हुआ तो इसको हम अपेंडिसाइटिस बोलेंगे और ये बहुत पेनफुल होता है। अगर इस स्टेज में चला जाता है अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो फिर इसको रिमूव करना पड़ता है। ये था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। एक छूट गया पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, पेनक्रियाज लास्ट टॉपिक। पेनक्रियाज जिसको हिंदी में क्या बोला जाता था, अग्नाशय, अग्नाशय। पेनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई ग्लैंड होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं और कोई एक्सोक्राइन होते हैं, और पेनक्रियाज जो है वो एंडो और एक्सो दोनों होता है। तो ये एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है, जिसको कि अंतरागी बोलते हैं, और एक ये एक्सोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन मतलब अंतस्त्रावी और एक्सोक्राइन बहिस्त्रावी। एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स निकालते हैं, एंडोक्राइन क्या करते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन क्या रिलीज करते हैं, तो हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पेनक्रियाज वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों रिलीज करता है। ये जैसे ये हुआ पेनक्रियाज, तो इसका एक पार्ट एंडो हो गया, ये एंडोक्राइन हो गया और ये एक्सोक्राइन हो गया। तो अब ये जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन से क्या निकल रहा था, हार्मोन्स निकल रहे थे, तो हार्मोन्स इसमें से हार्मोन्स निकल रहे हैं और एक्सोक्राइन से एंजाइम्स। अब ये जो हार्मोन्स निकलने वाला पोर्शन एंडोक्राइन है, इसमें 3 सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है डेल्टा। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं,
और डेल्टा सेल्स जो है वो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो हम क्या देखें, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट। ठीक है, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट देखते हैं। एंडोक्राइन वाला पार्ट से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का क्या काम होता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है। ये शुगर यानी ग्लूकोज यानी कि शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये जो सोमैटोस्टैटिन है वो एसिमिलेशन में हेल्प करता है, स्थानीयकरण एसिमिलेशन, ये एसिमिलेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एसिमिलेशन सोमैटोस्टैटिन। और ये जो चीजें हैं, इंसुलिन निकल रही हैं, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन, ये सब जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास निकल रही हैं, ये चीज जो है वो पहला बार लैंगर-हैंस ने देखा था। किसने देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये जो चीजें हैं, ये सब निकल रहा है, वो पहला बार लैंगर-हैंस ने देखा था। तो जहां से ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स और इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन निकल रहे हैं, तो वो उस जगह को हम लोग बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस। इन्हीं के नाम से आया आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस। ये था पेनक्रियास के बारे में। अब एक बात की, इंसुलिन जो है वो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको नॉर्मल करने के लिए होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो उसको बॉडी ऑब्जर्व कर लेगा। तो अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर यही इंसुलिन हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर का लेवल गिर जाएगा। ये जो शुगर है ये क्या कॉज करता है, डायबिटीज। क्या कॉज करता है, डायबिटीज। डायबिटीज जिसको कि शुगर भी बोलते हैं आम भाषा में। डायबिटीज दो तरह का होता है, पहला है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। पहला है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे किडनी प्रॉब्लम, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, पेशेंट को बार-बार टॉयलेट लगेगा, ठीक है। और ये डायबिटीज मेलाइटस जो है इसमें इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो इंक्रीज कर जाती है, शुगर जो है वो रक्त में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल शुगर जिसको बोलते हैं, जिनको शुगर हो गया तो वो डायबिटीज मेलाइटस ही होता है ज्यादातर। अभी डायबिटीज जो है वो दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 में अगर हम लोग देखें, टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज मेलाइटस जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है ये क्या होता है, ये जुवेनाइल डायबिटीज होता है। जुवेनाइल, जुवेनाइल नाम से क्या पता चल रहा है, ये बच्चों में होगा, जुवेनाइल डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से ये होता है। इसमें इंसुलिन बन ही नहीं पाता है, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना नहीं पाता है, पेनक्रियाज अनएबल टू फॉर्म इंसुलिन, और ये बच्चों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है इसमें लैक ऑफ इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो पेनक्रियाज से इसमें तो क्या था कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, और इसमें क्या था कि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है लेकिन कम बन रहा है। पेनक्रियाज में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन कम बन रहा है, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।